मैं आज़ादी बचाओ आंदोलन के काम में लगा हुआ हूँ और ये काम मैं कोई खुशी से नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल में कुछ दर्द है इस देश की हालत को देखकर और यही उसका परिणाम है कि मैं आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। और मेरे दिल में दर्द ये है कि हिंदुस्तान की जो हालत है आज के समय में, यानी आज़ादी के 78 साल के बाद भी इतनी दर्दनीय है, इतनी सोचकारक है और परेशान करने वाली है कि जो किसी भी संवेदनशील आदमी को अंदर से हिला सकती है। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है इस देश की हालत के बारे में, वो दुख इस बात का है कि ये देश आज़ाद ज़रूर हुआ है और एक तरफ हम आज़ादी के 78 साल की स्वर्ण जयंती की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में यह देश जितना गुलाम अंग्रेज़ों के ज़माने में था उतना ही गुलाम आज भी है। बस फ़र्क इतना है कि पहले इस देश में गोरे अंग्रेज़ों का शासन चलता था, लेकिन आज़ादी के बाद इस देश में काले अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है। यानी इस देश पर जो शासन कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो शरीर से देखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन आत्मा उन सब की अंग्रेज़ वाली है। और मुझे दुख इस बात का भी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था इस देश की आज़ादी का, वो सपना कहीं से पूरा होता नहीं दिखाई देता है। इस देश की आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, जो आंदोलन में लगे हुए थे, उन क्रांतिकारियों के मन के सपने क्या थे? जो सभी लोग ऐसा मानते थे कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो इस देश में राम राज्य आ जाएगा, अंग्रेज़ों की जो सरकार है उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और जब राम राज्य की कल्पना होती थी तो उन क्रांतिकारियों के मन में, दिलों में अक्सर 2-3 बातें कहा करते थे। एक बात तो ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं होगा। और दूसरी बात ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो इस देश में कोई बेरोज़गार नहीं होगा और यहाँ से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी बात ये कही जाती थी कि अंग्रेज़ों की सरकार हिंदुस्तान की जनता को जिस तरह से लूटती है, जिस तरह से परेशान करती है, आज़ादी मिलने के बाद जो सरकारें बनेगी वो हिंदुस्तान की जनता को नहीं लूटेगी और वो उस देश की जनता को परेशान नहीं करेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश में कही जाती थी, जिसको करीब करीब हर बड़ा क्रांतिकारी नेता कहता था, गांधी जी भी कहते थे। एक बार गांधी जी से पूछा गया कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान के बारे में आपका सपना क्या है? एक विदेशी पत्रकार था, उसने पूछा था। तो इस पर गांधी जी ने एक ही लाइन में जवाब दिया था कि आज़ादी के बाद के भारत में अगर अंग्रेज़ चाहेंगे तो रह सकते हैं, मुझे अंग्रेज़ों से कोई नफ़रत नहीं है, अंग्रेज़ चाहेंगे तो हिंदुस्तान के मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं रहेगी। तो उस पत्रकार ने पूछा कि बापूजी, ये अंग्रेजियत का मतलब क्या है? तो गांधी जी ने इस पर कहा कि अंग्रेजियत का मतलब हिंदुस्तान की वो सारी की सारी व्यवस्था है जो अंग्रेज़ों द्वारा चलाया गया है। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों की चलाई हुई शिक्षण पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेज़ों की चलाई गई न्याय पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेज़ों की चलाई हुई शासन पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेज़ों की चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। तो गांधी जी कहा करते थे कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे और स्वराज आ जाएगा तो हिंदुस्तान में ये कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी जो अंग्रेज़ों ने चलाई है, और आज़ादी के बाद हम इस देश में एक स्वदेशी की व्यवस्था चलाएंगे। गांधी जी के राम राज्य सपने में सबसे मूल बात स्वदेशी ही था। और एक दूसरी पत्रकार ने गांधी जी से पूछा कि ये राम राज्य कैसा होगा? तो इस पर गांधी जी ने कहा कि मेरे राम राज्य की कल्पना है जिसमें 11 व्रत देश के नीतियों के रूप में चलाया जाएगा। 11 व्रत कौन कौन सा है जो गांधी जी इस देश के लिए दिए? सत्य है, अहिंसा है, तीसरे नंबर में ब्रह्मचर्य है और चौथे में असंग्रह है। और ऐसे 11 व्रत है, उनमें एक
महत्वपूर्ण व्रत है स्वदेशी, और गांधी जी कहते थे कि स्वदेशी के बिना राम राज्य हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कल्पना गांधी जी जैसे बहुत सारे दूसरे नेताओं ने भी की थी। श्री सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी और उसका ऑफिस हिंदुस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान के बाहर था। सुभाष चंद्र बोस एक अपने तरीके से क्रांतिकारी तरीके से हिंदुस्तान को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी एक बहुत ऐतिहासिक भाषण रेडियो पर टेलीकास्ट हुआ था। उस भाषण में उन्होंने भी यही कहा था कि गांधी जी सत्य अहिंसा सत्याग्रह के रास्ते से आज़ादी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस वो सारे तरीके अपनाना चाहते थे जिससे अंग्रेज़ों को मारकर भगाया जा सके। सुभाष चंद्र बोस ने फौज भी बनाई है, आक्रमण भी करना है, मार भी देना है। अंग्रेज़ों के कोई भी सिपाही मिल जाएगा तो उसको नमस्ते नहीं करना है। हमारे देश में दो अलग अलग एक्सट्रीम के नेता थे, एक बापू जी भी थे जो महात्मा गांधी अपने तरीके से आंदोलन कर रहे थे, और दूसरी तरफ से हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, वो सारे तरीके अपनाना चाहते थे जिससे अंग्रेज भाग जाए। एक बाजू में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे ये सभी थे। दूसरे बाजू में महात्मा गांधी और ऐसे तमाम दूसरे लोग भी थे, लेकिन सपनों में कोई अंतर नहीं था। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि जो सपना महात्मा गांधी का था हिंदुस्तान के बारे में, वही सपना सुभाष चंद्र बोस का भी था। और सुभाष चंद्र बोस भी यही कहा करते थे कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो इस हिंदुस्तान में हमारा सब कुछ जो है हिंदुस्तान तरीके से चलेगा, अंग्रेज़ों के तरीके से सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो चलाया गया था सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। अंग्रेज़ों के तरीके से हम कुछ भी नहीं चलाएंगे। इस देश में अंग्रेज़ों की कोई भी नीति इस देश में नहीं चलेगी। तो गांधी जी के सपने और सुभाष चंद्र बोस के सपने, हिंदुस्तान के उन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों के सपने जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, सभी के सपने एक जैसे थे। उन सपनों में मुझे जो दर्द है इस बात का है कि आज आज़ादी के 78 साल में उन सपनों का क्या हुआ। इस देश में कौन सा ऐसा ग्रहण लग गया इस देश पर जो आज़ादी के बाद भी हमारे देश की जनता परेशान है। इतना अच्छा देश जिसके बारे में सारी दुनिया में कहा जाता था कि जगत गुरु है, ऐसे देश को अच्छा किसकी नज़र लग गई जो हमारे देश को हमारे सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश में को, और ऐसे देश को आखिर किसकी नज़र लग गई जो हमारे देश की जनता परेशान है। हमारे लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों के सपने आज तक पूरे नहीं हुए। आखिर किसकी नज़र लग गई। मैं राजीव दीक्षित जी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। आगे भी बताते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।